और मैं इसका स्वागत करता हूं। और मेरे बच्चे के समान ही है, मेरा विद्यार्थी बाद में है, पहले पुत्र के समान ही देखता हूं मैं इसको। और शिक्षक का सबसे बड़ा गहना है, ये श्रृंगार है। मैं लेखनी इसको दे रहा हूं, ये कभी रुके नहीं। तुम चाहे आईएएस बनो तब भी इससे कुछ अच्छे काम हो, और शिक्षक रहो। आपका तो पहला एग्जाम है, कोई बहुत बड़े एग्जाम का आपको अनुभव नहीं है कि आपने 10 बार एग्जाम दिए हैं और कॉलर कटवाई है, ऐसा नहीं है। आपने पहली बार गए और पहली बार में झंडे गाड़ दिए और सफल हो गए। रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने अनुसार उत्तर मत देना कि इसमें कौन सी परीक्षा सरल है। आपको कितने तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, या काव्य शास्त्र है उसमें कितनी तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या 5 किताबें पढ़नी चाहिए, या एक किताब को 5 बार पढ़ना चाहिए। क्या इसमें हमें 3 किताबें पढ़नी चाहिए कि एक किताब को 3 बार पढ़ना चाहिए। क्या आपने ये पुस्तक ली, इस पुस्तक को आपने पढ़ लिया, अब इसका अभ्यास कैसे करोगे। सन संवत कैसे याद करने के लिए तुमने कोई तरीका अपनाया था। नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि सरस्वती का वरद पुत्र कैसा होता है, तो मैं महिपाल को आगे करूंगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक ऐसा सुयोग्य, ऊर्जस्वित, तेजस्वी बालक जिसने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में राजस्थान लोक सेवा आयोग की और शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित परीक्षा सहायक आचार्य में 23वीं रैंक अर्जित की है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इसको ये कहूं कि जब 1 साल का हुआ था तब पहली रैंक थी, 2 साल का हुआ तब दूसरी रैंक थी। 23वीं रैंक पर ये बच्चा है, और बच्चा इस रूप में है कि देखने में भले बड़ा लगता हो, लेकिन केवल उम्र जो है वो 23 वर्ष की उम्र है, और इसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं इतना ही कहूंगा, बस इसका यही परिचय। नाम है महिपाल दान, गांव है भियाड़ शिव से। मित्रों, जेआरएफ करता है 2021 में, और अभी संप्रति जो है वो शोध छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहे हैं। गुरु नानक और गुरु जाम्भूजी के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन इनके शोध का विषय है, और निश्चय ही समाज को इससे कुछ नया मिलेगा। मैं ऐसी अपेक्षा महिपाल से कर सकता हूं। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो 2024, जिसका 16 तारीख को परिणाम आता है, और उसमें अंतिम सूची में 23वें नंबर पर आता है। ये पहला प्रयास है। ये शायद यूं नहीं कहूंगा कि सौभाग्यशाली है इसलिए पहला प्रयास में हो गया, यूं कहूंगा कि इसने बहुत सुनियोजित ढंग से अपने जीवन को डिजाइन किया। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी बात है जानकारियां और जागरूकताएं तो हर व्यक्ति के पास होती है। सही समय पर सही प्रयास करना और अपनी ऊर्जा को पूरा एक जगह केंद्रित करके उसमें लगा देना। महिपाल ने यही तो किया था, और मैया पाठशाला का पूरा परिवार जो है उसको इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये निरंतर जीवन में आगे करता रहे, लोकप्रियता के प्रतिमान कुछ हुए, और जीवन में हर सफलता को ये अर्जित करेगा, मैं ऐसा मानता हूं। ये अभी अपने लिए जो है वो सहायक आचार्य इसका अंतिम लक्ष्य नहीं रहा। ये स्वयं के लिए यूपीएससी जैसी आईएएस की प्रतिष्ठित परीक्षा जो है उसको स्वयं के जीवन के लिए लक्षित किया हुआ है। उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं इसको देता हूं मित्रों, और मैं इसका स्वागत करता हूं। और मेरे बच्चे के समान ही है, मेरा विद्यार्थी बाद में है, पहले पुत्र के समान ही देखता हूं मैं इसको। और बेटी और एक जो है मित्रों में जैसा कि शिक्षक होने के नाते ये मेरा दायित्व भी है, और शिक्षक का सबसे बड़ा गहना है, ये श्रृंगार है। मैं लेखनी इसको दे रहा हूं, ये कभी रुके नहीं। थैंक यू सर। तुम चाहे आईएएस बनो तब भी इससे कुछ अच्छे काम हो, और शिक्षक रहो तब भी जीवन में कुछ अच्छा करते रहो। एक प्रतीक चिन्ह जो है मैं सुपुर्द करूंगा, इसके चित्र सहित है, और मैया पाठशाला की तरफ से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। मित्रों, साक्षात्कार तो बहुत हो लिए। मैया पाठशाला से 50+ विद्यार्थी जो हैं वो सहायक आचार्य में चयनित हुए, और मैं लगातार जो है मेरा 2 वर्ष से ये बहुत बड़ा प्रकल्प था। उसमें कोई कहीं पर आकर के जुड़ा, कोई कहीं पर आकर के जुड़ा, लेकिन अंततः मुझे ऐसे सुयोग्य छोटे भाई बहन मिले, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक गर्व का विषय है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं
और हमेशा आप मुझे सुनते हैं, कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं साक्षात लिए चलता हूँ। जो है महिपाल, अपने बारे में कुछ बताएं, और आप बैठ के बता सकते हैं, खड़े होकर, जैसा भी आपको उचित लगता है ना। अपने विषय में बताइएगा, छात्रों को बताइए। ये इतने कम उम्र में आपने सफलता अर्जित की, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। यकीनन ऐसा लगा कि जो सुनियोजित रूप से मैंने तैयारी की थी उसका मुझे अच्छा फल मिला। मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन कई बार किस्मत का साथ नहीं मिल पाता। कुछ मेरे साथी है जो कम नंबरों से रहे, तो मैं थोड़ा सा खुद को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। और बाकी मुझे सही समय पर आपका मार्गदर्शन भी मिला, इसमें भी मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस वजह से आज मैं सफल हूँ, तो सर अच्छा लग रहा है। घर पे भी सब खुश हैं। चलिए, तो महिपाल, ये जो यात्रा थी, इस यात्रा के बारे में कुछ विद्यार्थियों को बताएं। ये आपका तो पहला एग्जाम है, कोई बहुत बड़े एग्जाम का आपको अनुभव नहीं है कि आपने 10 बार एग्जाम दिए हैं और कॉलर कटवाई है, ऐसा नहीं है। आपने पहली बार गए और पहली बार में झंडे गाड़ दिए और सफल हो गए। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी कि मैं सहायकाचार्य मुझे बनना है? सर, जैसे मैं 12वीं में विज्ञान का छात्र रहा, लेकिन विज्ञान में मेरी रुचि नहीं थी। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया अपनी स्नातक करने के लिए। वहाँ पर मैंने हिंदी ऑप्शनल को अपने विषय के रूप में चुना, हिंदी ऑनर्स पढ़ा मैंने। तो वहाँ से हिंदी विषय को ही मैंने अपना करियर चुनने का फैसला कर लिया, चाहे मैं यूपीएससी में। अच्छा, बीच में एक टोकूंगा कि तुम्हारे जैसा बिल्कुल आधुनिक ख्यालात का लड़का और वो साइंस को छोड़ करके हिंदी चुन रहा था, भाई? सर, विज्ञान में खुद को मैं सहज नहीं महसूस कर पा रहा था। मैं थोड़ा भावुक किस्म का आदमी हूँ, और भावुकताएं साहित्य से जोड़ती है, साहित्य हमको ज्यादा मनुष्य बनाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक नैसर्गिक रूप से मेरा जुड़ाव उस तरफ में मुड़ता ही गया। उसमें बहुत सारी चीजें सर प्राकृतिक रूप से ही हुई। मैंने विषय का चुनाव भी बहुत सचेत होकर नहीं किया था। 12वीं के बाद बस दिल्ली जाना था, तो वहां पर हिंदी विषय मिला और हिंदी विषय ने मुझे चुना, मैं ये कहूंगा। बल्कि बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं लगातार, क्योंकि सर कई बार आपको विषय चुनता है, आपको किताबें चुनती है, जब तक वो आपको ना चुने तब तक आप उन्हें पढ़ नहीं पाते, उन तक पहुंच नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि शायद ये पुष्टि मार्ग वाली बात हो गई, अनुग्रह मिल गया भगवान का। चलिए, फिर आगे बताइए। और सर उसके बाद एमए के दौरान, मतलब एमए में एडमिशन लेने के साथ ही जेआरएफ हो गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, विषय पे मेरी अच्छी पकड़ है, मैं एक अच्छी समझ रखता हूँ। तो इसमें पहले मुझे यूपीएससी, मेरा जो टारगेट था उसमें थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं। और जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, तो और मैं डिबेटिंग में भी रहा, तो एक तार्किक क्षमता के दौरान मुझे लगा कि पहले जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें सबसे बेहतर विकल्प क्या है वो किया जाए, जिसमें आपको पूरा भरोसा है। तो मुझे लगा कि इस भर्ती के मैं योग्य भी हूँ। तो सर उसके बाद से मैंने तैयारी करी, और ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से क्या बिल्कुल बिल्कुल योग्य तो तुम हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन क्या अंदर से आत्मविश्वास था कि मैं बन जाऊंगा? जी सर, मुझे शुरू से था, क्योंकि सर मेरे साथ के जितने भी लोग थे, हम गांव से गए थे, बहुत लोग गए थे, वापस आके एमए के साथ बहुत लोगों ने बीएड करी। मुझे घर वालों ने दबाव दिया, मैंने कहा मैं करूंगा नहीं, मुझे करनी ही नहीं है। और मुझे सहायक आचार्य बनना है, अगर मैं हिंदी विषय से बनूंगा तो, नहीं तो फिर मैं यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की करूंगा तैयारी। तो सर वो क्योंकि आदमी अपने फैसलों से ही बनता है, तो सर बीएड। अच्छा, अनुभव तो कई बार उम्र से नहीं आता, कई बार अनुभव चिंतन से भी आता है। उसको उधर कर दीजिए, अपन तो खड़े हो गए दोनों। जी सर। तो मुझे ये बताइए, एक मेरा प्रश्न है। जी सर। जो मेरा नहीं है, मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का है। ठीक कर दीजिए इसको। तो वो प्रश्न ये है कि यदि हम बात करें तो यहाँ से शिक्षा जगत की शुरुआत होती है। जी सर। फिर उसके बाद में जो है वो सेकंड ग्रेड आता है। जी सर। फिर उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड आता है। जी सर। और फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर आता है। जी सर। मैं राजस्थान के पैटर्न में ही बात कर रहा हूँ। जी सर। उसको हम टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता, कुछ भी अलग अलग नाम से कह सकते हैं। ये बात सही है कि विद्यार्थी के सामने इतने सारे विकल्प होते हैं। जी सर। और बीएड मैंने भी नहीं कही है, मेरा भी जीवन का यही लक्ष्य था जो तुम्हारा था। मैं बीएड नहीं हूँ, मैं जानता, इसलिए पढ़ाना थोड़ा कम जानता हूँ। ठीक है, तो ये रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने अनुसार उत्तर मत देना, कि इसमें कौन सी परीक्षा सरल है? सर मतलब मैंने बाकी तीनों के तो कभी पेपर ही नहीं देखे, मुझे लगा नहीं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में ये कह सकता हूँ, अगर आपकी विषय में रुचि है और पकड़ है, तो मुझे ये भर्ती बहुत मुश्किल नहीं लगती। आपको सही मार्गदर्शन मिले तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाकी विषयों की तुलना में यहाँ पर चीजें
समझ पे आधारित व्यवस्थित है, मैं यही कहना चाह रहा और हूं। समझ पर आधारित मैं ज्यादा ये कोई हमने पहले प्लान नहीं किया है कि ये उत्तर देना चाहिए, लेकिन ये मेरा प्रश्न भी यही उत्तर होता है हमेशा। मैं आपको कहता हूं कि एक व्यवस्थित परीक्षा पद्धति से आपको जुड़ना है तो आपको, यदि आप योग्य हैं तो आपको ये करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए। इसमें नहीं है तो फिर आपको इधर तो जाना ही चाहिए कहीं ना कहीं सब जीवन अपने में। हिसाब से लक्ष्य निर्धारित अच्छा ये बताइए, जिस परीक्षा में आप लगे हैं और 23वीं रैंक अंकित की है, उसमें 214 पद थे। जी सर। अभी वर्तमान में इसमें पद 58 हैं। जी सर। 37 पद जो हैं वो संस्कृत विभाग वाले में चल रहे हैं। जी सर। तो ये 214 पोस्ट में आप लोग लग गए, है ना। हालांकि आपकी तो 58 होती तब भी आप तो लग जाते, 37 होती तब भी आपका तो चयन हो रहा था। लेकिन मुझे ये बताइए कि विद्यार्थी के मन में एक शंका होती है, मैं आपके मन की बात इससे कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, इसके उत्तर तो मेरे पास बहुत अच्छे हो सकते हैं महिपाल से, लेकिन इसलिए कि महिपाल की बात शायद आप तक अच्छे से पहुंचेगी। तो ये पद जो है कितना मैटर करता है कि पद कम है ज्यादा, इसको लेकर के विद्यार्थी जो है वो रहते हैं। पद सर, जब हम विज्ञप्ति देखते हैं तो हम पद तो देखते हैं, इसका मतलब ये है कि पद मैटर तो करते हैं। लेकिन जब अब सर 214 पद तो कई बार नहीं आते, एक आध बार आते हैं। 58, 60 और 40 की रेंज में पद हमेशा आते हैं। अगर आप इसको टारगेट चुनते हैं तो आपका टारगेट यही पद रहेंगे। ये तो बाई चांस अगर आ गए तो आ गए, और अगर आप खुद को योग्य मानते हैं तो इन 58 में से ही मानकर आप तैयारी शुरू करेंगे। तो सर अगर मैं 58 में भी करता तब भी मैं इतना ही खुद को लेकर निश्चित रहता कि अगर मैं आ रहा हूं तो मैं पूरे मन से आ रहा हूं इस तैयारी में। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि पद बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, है ना। बात ये सही भी है कि आपको एक पद चाहिए होता है, आप यदि पूरा हरनिश पूरी जज्बे और श्रद्धा के साथ काम करते हो तो आप लग सकते हो। अच्छा एक बात और बताओ कि जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ एक चीज होती है जिसको हम एक तो बोलते हैं परिवेश, ये परिवेश, और दूसरा होता है उस पाठ्यक्रम को जो दिशा देने वाली है, जिसको मैं सीधा लिख देता हूं पुस्तकें। ये परिवेश और पुस्तकें, इस परिवेश जो है उसमें मैं कहूँगा कि जो है वो मित्र जो सहपाठी होते हैं, जो हम वयस्क होते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं जीवन में, जब आप, क्योंकि जिसे आप मन की बात कह सकते हो, तो ये क्या जरूरी होते हैं किसी परीक्षा के लिए? तो क्या तुमने ऐसा किया या अकेले ने तैयारी की थी? नहीं क्या सर, था? मतलब जरूरी जैसी तो स्थिति में नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मित्र हो तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन नहीं भी हो तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो ये बात मुझे ध्यान है, मैं सर आपसे बोला मुझे था कि ध्यान सर मॉक इंटरव्यू में भी लोग सुन पाएंगे कि मैं सर अकेले दिल्ली में तैयारी करूंगा, तो आपने बोला था कि उससे फर्क नहीं पड़ता है। और अब मैंने तो शायद ये कहा होगा कि अकेला ज्यादा अच्छा है। और सर अब मैं अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप अकेले तैयारी बेहतर कर सकते हैं, बस बशर्ते आप खुद के प्रति ईमानदार रहें, आप खुद का आत्म मूल्यांकन ईमानदारी से कर पाए, तटस्थ होकर कर पाए, तब चीजें इतनी दिक्कत नहीं देती हैं। अच्छा पुस्तकें जो हैं इनका तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है साथियों। एक तो देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किसी भी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम सामने रखिए, वो आपका भगवत गीता है, वो एक पगडंडी है जिस पे चल के आप राजमार्ग तक पहुंचते हैं। तो पुस्तकें जो हैं वो इसमें देखिए, ये प्रश्न कई बार हो गया, कई विद्यार्थियों से हो गया। एक तो हमें प्रामाणिक पुस्तकें जो है वो मूल पुस्तकों के रूप में हम पढ़ते हैं। मैं यहां पर ये अलग प्रश्न कर रहा हूं कि एक विषय के लिए मान लीजिएगा कि इसमें साहित्य है, तो साहित्य के लिए आपको कितने तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, या काव्य शास्त्र हैं उसमें कितनी तरह की किताबें पढ़नी चाहिए? मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या 5 किताबें पढ़नी चाहिए या एक किताब को 5 बार पढ़ना चाहिए? क्या इसमें हमें 3 किताबें पढ़नी चाहिए कि एक किताब को 3 बार पढ़ना चाहिए? क्या क्या मानते हैं आप? इसमें सर जैसे अगर 5 किताबें पढ़नी हो और एक किताब को 5 बार पढ़ना हो, इसमें श्रेष्ठ बात है कि एक किताब को 5 बार पढ़ना। लेकिन जो आप एक किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का चयन किस आधार पे करेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वो किताब आपके भरोसे के लायक है या नहीं। अब सर अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले जब मैंने साहित्य हंसराज से अपनी साहित्य के साथ जुड़ने की यात्रा शुरू की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सभी लगभग मूल पुस्तकों को मैंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद जब हमने देखा कि साहित्य की समझ के लिए आप मूल पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य की समझ बन गई, फिर पेपर की डिमांड क्या है आप ये भी देखेंगे। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर सेकंड है उसमें कुछ चीजें अवधारणात्मक है तो कुछ तथ्यात्मक है, तो आपको दोनों चीजों में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ अवधारणाएं काम नहीं आएंगी, सिर्फ तथ्यों से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी किताब हो जिसमें अवधारणाएं भी हो, तथ्य भी हो, क्योंकि सर जब मैंने तैयारी की 2021 में जेआरएफ के दौरान, उस समय गोविंद पांडे और दृष्टि 2 किताबें थी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हाँ, गोविंद पांडे और दृष्टि, हाँ ठीक है। उस समय सर मैंने गोविंद पांडे को चुना, मेरे लिए वो सहज थी, मैं उसमें सहज था। तो उससे मैंने फैक्ट पढ़े और साहित्य इतिहास की 5 से 10 किताबें पढ़ी जिससे मेरी समझ बनी।
जितनी मेरी समझ है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, राम कुमार वर्मा हो, हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हो, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन हो, या जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जो है हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास हो, नामवर सिंह की भी नामवर सिंह की किताब है, और आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो हिंदी साहित्य है ना, हाँ, तो हाँ फिर। और सर अब जैसे चूंकि अगर आप अभी तैयारी करेंगे, अब भर्ती आ गई है, 58 पद है, बहुत कम समय, तो सारी किताबें आप पढ़ पाए और समझ बन पाए अपने से, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर स्वयं पाठी भी है। मुझे तो अच्छे शिक्षकों का भी साथ मिला, इसलिए मैं आराम से समझ पाया। तो सर उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए आपसे जुड़ा, तो सर जो आपकी ये किताब है हिंदी साहित्य विविध कालखंड धाराएं एवं दृष्टिकोण, तो इसको सर मैंने देखा, क्योंकि मैंने सर मूल किताबें भी पढ़ी है, जिसको मैंने समझ के लिए अपना आधार बनाया, फिर गोविंद पांडे पढ़ा तथ्यात्मक जानकारी के लिए, लेकिन सर इंटरव्यू के दौरान मैं इस किताब से मेरा परिचय हुआ, तो अब मैं एकदम पूर्ण रूप से अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि अब जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो इस एक किताब को आधार बनाकर पढ़ सकते हैं, और इसके साथ अगर आप चाहें तो एक आध किताब और देख लें, लेकिन इसमें सभी किताबों का देखिए मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये किताब जो है, इस किताब में हिंदी साहित्य विविध कालखंड धाराएं और दृष्टिकोण, ये पुस्तक बिल्कुल एक नवीन प्रतिमान के साथ में बहुत अच्छी पुस्तक मानता हूँ। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि इसमें तो पूरी संपूर्ण पुस्तकों का निचोड़ है, लेकिन इसके साथ में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वो एक तरह से यूं कहूंगा कि ये वो दरिया है जिसमें डूब करके ही आपको जाना होगा, नहीं तो आपका पार पड़ने वाला नहीं है। इस पुस्तक में देखिए मैंने आपको प्रूफ भी दिए थे, जब कॉलेज लेक्चर का जब ये हुआ उस दिन मैंने 140 क्वेश्चन इससे मिला करके जो है वो दिए थे, 150 में से 140 प्रश्न। लेकिन रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना एक अलग अनुभूति है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। साहित्य के विद्यार्थी को पढ़नी भी चाहिए एक बार, बिल्कुल पुस्तकें आपको जब समय मिले तब। अच्छा, अपन कुछ और बात करेंगे, फिर मैं आपको लेखनी दूंगा कि प्रतिदिन कितना समय देना चाहिए। मित्रों, आज का ये जो व्याख्यान है ये केवल सामान्य व्याख्यान नहीं है, ये सामान्य कोई साक्षात्कार नहीं है कि जो मैं आपके साथ आ गया हूं। ये एक प्रतिभाशाली बालक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे, इसलिए बहुत जुड़े रहिएगा और उसको देखते रहिएगा कि क्या हम किस प्रकार से एक निचोड़ पर पहुंचते हैं। प्रतिदिन कितना पढ़ना चाहिए, क्या कोई शेड्यूल है या ये व्यक्ति से व्यक्ति भी निर्भर करता है। मैं इसलिए पूछ सकता हूं ये प्रश्न क्योंकि इसने जेआरएफ भी किया है, प्रतिष्ठित परीक्षा है, और सहायक आचार्य में तो सिद्ध किया है स्वयं को। हाँ, तो इसमें सर जैसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर पास में 7-8 महीने है तो दिन में आप कोशिश करें कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ें। 8 से 10 घंटे, मतलब पेपर पास हो तब 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे, तभी आप इतना बड़ा सिलेबस कवर भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ भी बनानी है। मैं बीच में टोक रहा हूँ, क्या तुम्हारे अंदर ये नियमितता थी कि तुम कभी डिस्टर्ब नहीं हुए लगातार पढ़ते? ऐसा नहीं है, मेरे साथ नहीं थी सर ये नियमितता, क्योंकि मैं सर पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी मैं कई बार डिस्टर्ब होता था। लेकिन 8 से 10 घंटे सर मैंने एवरेज निकाला, एवरेज मेरा 8 से 10 घंटे बनता था। ध्यान रखिएगा, 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है, तभी आप सोच सकते हैं। ओके, एवरेज इतना निकलना चाहिए। मतलब 2 दिन आप बीमार भी हो सकते हैं, तो जिन दिनों आपका अच्छा मन हो आप 14 घंटे पढ़ लीजिए। एक एवरेज आपका महीने का इतना निकले, तब आप अच्छा कर रहे हैं आप लगातार। ठीक है, इसमें और कुछ बोलना है? इसमें सर जैसे 8 से 10 घंटे वाली बात निकली है, तो इसमें हमने पुस्तकों की तो बात कर ली कि आपको अवधारणा कैसे बनानी, तथ्य कैसे याद करने, तथ्यों के साथ साथ आपको सवाल भी निकालने हैं। तो सवालों के लिए भी अभी सर आज ही किताब हमने विमोचन किया है। वो कहाँ है? पुस्तक अभी है नहीं। उस पुस्तक हिंदी साहित्य प्रश्न संचयी का मित्रों, आज एक नई पुस्तक मेरी आ गई है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी निश्चय ही। हाँ, मतलब आप सवाल भी देखते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करते रहें, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरा प्रश्न एक ये है कि क्या हमें कोई टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल, मैं हर विद्यार्थी से पूछ रहा हूँ आज ये प्रश्न, और आपसे भी पूछ रहा हूँ, किसी को एक दूसरे को पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं, तो क्या टाइम टेबल फॉलो करके कि हम तब उठेंगे 4 बजे, हम तब नाश्ता करेंगे, तब हम जाएंगे, ऐसा कुछ? अब सर ये कोई बहुत ज्यादा समय का पाबंद आदमी हो वो कर सकता है। मैं सर इसमें खुद को नहीं शामिल करता हूँ, ईमानदारी से जवाब दूंगा। मेरे लिए दिन का टारगेट है कि 10 घंटे पढूं। किसी दिन रात में मैं लेट पढ़ा, सुबह नहीं उठ पाया, तो मैं इस बात से चिंतित नहीं होता कि 6 बजे का अलार्म था और मैं 11 बजे उठाऊं, आंख खुल गई, कोई बात नहीं, रात में कवर कर लेंगे। तो मेरा टारगेट सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल पेपर पे लिख के सर 10वीं 12वीं तक चिपकाते थे, वो चिपका ही रहता था। उसके बाद ये था कि जो दिन का टारगेट लेके सोते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज, जी सर, क्या लिख रहा हूं मैं? नोट्स। ये नोट्स, क्योंकि मैंने तो जीवन में अलग तरह से पढ़ाई की, खैर, तो ये नोट्स की कोई महत्ता, मतलब एक विद्यार्थी होता ना कि लिखो 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 और फिर वो पुलिंदा बना करके, नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? सर क्या है तरीका? जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है
कई साथियों के मैसेज आए हैं कि भैया आपके नोट्स हो, क्योंकि डीयू में मेरे बहुत जूनियर हैं जो राजस्थान से हैं, वो लोग लगातार बोल रहे हैं, बाकी जगह से भी बोल रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मेरे पास नोट्स कुछ है ही नहीं, किताबें हैं ले जाओ। आप लोग सुन रहे हैं ना, किताबें मुझे ये पता नहीं था, नहीं सर, मैं हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास नोट्स है कि नहीं है, मेरे पास सर लेकिन नोट्स इसलिए मैं आपको कहता हूं, इसलिए मैं जो है वो कभी लिखा करके विद्यार्थी को पढ़ाता ही नहीं, मैं कॉन्सेप्ट के आधार पर जो चाहे लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं सब उसमें वैसे ही करता हूं। तो मुझे लगता है कि नोट्स होने चाहिए, लेकिन कोई नोट्स के पीछे नोट्स बहुत कंपलसरी नहीं है। नोट्स सर इस सेंस में, जैसे कि अगर मैं काव्य शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो मेरा टारगेट ये नहीं है ना कि मैं काव्य शास्त्र के 20 पेज के नोट्स बनाऊं। मेरा पॉइंट ये है कि मैंने 2 पेज में कंटेंट समझ लिया, उसको मैंने 2 पेज में अपने को समझाने के लिए लिख दिया कि मुझे अगर दोबारा पढ़ना बस है ये बहुत तो महत्वपूर्ण है, मैं उसे रिवाइज कर पाऊं। हाँ ओके। अब आगे वाली चीज जो है वो ये है कि शिक्षा के 3 अंग होते हैं। मुझे इसके साथ बात करते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि एक तो श्रवण है, एक मनन है, निधिध्यासन है, तो जिसमें आप उसको हम पारिभाषिक शब्दावली में नहीं जाए, मैंने एक शब्द लिख दिया अभ्यास। अभ्यास कितना महत्वपूर्ण होता है? अभ्यास सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यास कैसे करने का तरीका क्या, आपने क्या अपनाया? सर मेरे लिए तो ये था कि जैसे आपने ये पुस्तक ली, जी सर, इस पुस्तक को आपने पढ़ लिया, जी सर, अब इसका अभ्यास कैसे करोगे आप? इसका सर अभ्यास ऐसे है कि अगर मैंने ये पुस्तक पढ़ी है तो पहली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे जल्दी पढ़ जाऊं, क्योंकि मैं पूरी एक साथ पढ़ लोगे? मैं बहुत उत्सुक आदमी हूं कि मैं इसको एक बार में पढ़ गया तो मुझे पता लग गया कि इसमें से कितना कंटेंट बहुत काम का है मेरे, तो एक तो मेरा समय बच गया, मैं 10 दिन इसमें वेट करूंगा, मैं इसका मूल्यांकन करूंगा, उससे बेहतर है पहली बार में मैंने इतनी समझ बन गई है कि हाईलाइटेड चीजें कुछ तो मैं कर ले जाऊंगा, बाकी चीजें सर मैं दोबारा रीडिंग करूंगा, तीसरी रीडिंग करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ सर हाईलाइटेड पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा। मैं बहुत किताबों के पीछे नहीं भागता। अब मान लीजिएगा कि आपने कोई 20 तारीख को एक कंटेंट पढ़ा है जी सर। जिसमें आपने 10 पेज पढ़ा है, मेरा सवाल ये है जी सर। कि ये 20 तारीख को पढ़ा है आपने, 20 दिसंबर को पढ़ा है, ठीक है, अब ये जो है वो 10 पेज पढ़े थे, जी सर। अब ये 10 पेज आपने, ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर परीक्षा तक नहीं पढ़ोगे, इसका वापस कितने दिन बाद में आप 20 तारीख वाले का रिवीजन, क्या कुछ सर पैटर्न जैसे अगर हिंदी के पेपर को ही लेकर चले तो मैं तो सर कालखंड के हिसाब से चलता हूँ कि अगर मैंने एक काल मैं पढ़ रहा हूँ उसमें 10 पेज मैंने पहले पढ़े हैं और दूसरा भी अगर साथ में पढ़ रहा हूँ तो 5-7 दिन में मैं वापस जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सर 5 से 7 दिन में जो आपने सामग्री पढ़ी है उस सामग्री को फिर से एक बार देखिएगा, ये एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। तो क्योंकि कहते हैं ना कि विद्या, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं कि विद्या अध्ययनेन प्रसिद्धति। मित्रों, सरस्वती अध्ययन से प्रसन्न होती है, प्रसाद तो चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ आपकी इच्छा है, तो जितना आप अध्ययन करते हैं उतना ही आप जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ये कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 बार तो होना चाहिए। नोट्स की जो बात थी वो हमारी ये हो गई कि भाई हम जो है वो मान लीजिएगा कि भक्ति काल के 40 पेज हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप 3 या 2-3 पेज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको आपको लिखना चाहिए। वो वक्त है, जरूरत जब आपको बिल्कुल फास्ट रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, तब आपको वो जो है किताबों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब आप नोट्स बनाने चले और 60 पेज की आपने किताब के बराबर नोट्स बना ली तो फायदा क्या है? हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। जो ये पुराना पद्धति है जो गुरुजी आकर के और लिखाने वाला जो मामला है, मुझे तो ये लगता नहीं अब एआई के जमाने पे हम आ गए हैं। अच्छा, एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज हो सकती है और विद्यार्थी शायद तुमसे जानना चाहते हैं, उन्हीं की बात मैं तुम्हारे तक रख रहा हूं। साहित्य हो, व्याकरण तो कॉन्सेप्ट है, चलो काव्यशास्त्र भी कॉन्सेप्ट है, उस दोनों को हम छोड़ देते हैं एक बार। लेकिन साहित्य इतिहास में बहुत तथ्य है, ये तथ्यों की भरमार है जो बहुत डराती है, तो इसको कैसे पार पाते हैं? इसमें सर जैसे जब मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया था 2021 में, तो मुझे तो लगता था मैं कभी याद नहीं कर पाऊंगा। 1-2 बार पढ़ा, जो मेरे सीनियर थे, मैं कहा भैया ये तो नहीं हो रहा है, कुछ और करेंगे। तो एक तो यह है कि तथ्यों को आप बार बार रीडिंग लगाते जाइए। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के 10 पेज को सुबह से शाम तक रट्टा मार रहे हैं, अगर आपकी आंखों से वो गुजरते जाएंगे, क्योंकि तथ्यात्मक सवाल जिन पेपरों में आते हैं वहां पे ऑप्शन देख के आपसे ऑप्शन भी क्लिक होते हैं। तो सर एक पहली रणनीति तो यह है कि आप उनको ज्यादा बार पढ़ें, रट्टा मारने से बेहतर है कि ज्यादा बार आपकी आंखों के सामने से गुजरे। दूसरा, इनको आप कुछ अवधारणा के साथ भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उनके साथ की अगर आपकी समझ रहेंगी तो रचनाओं से आप लिंक भी कर पाएंगे कुछ फैक्ट को। और तीसरा, अगर बहुत फैक्ट है किसी में तो अगर आप अपनी पर्सनल ट्रिक भी बना लें तो वो भी सर ठीक है, मतलब पर्सनल किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने दिमाग में तो कुछ होना चाहिए ना कि मैं किन किन चीजों को आपस में। क्या तुमने ऐसी कोई ट्रिक बनाई है कहीं पर, कुछ याद है अभी? सर ट्रिकें तो बनाई है, जैसे एक उनकी लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है, मैं उसी पे पूछने वाला था, बहुत अच्छी बात है, क्या वो याद है तुम्हें? उसमें ट्रिक ऐसी थी कि
राक्षस का बेटा सन्यासी की बेटी को मुकुट पहनाता है, फिर वरमाला, और वो सर आपस में हाँ, मतलब हाँ, कहानी मतलब, लिंक हाँ, हो, हाँ, हाँ। फैक्ट इतने बोरिंग ना हो लेकिन कि आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत ट्रिक ट्रिकों तो के चक्कर में नहीं सर। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं मुझे अभी, जो तुमसे जानना चाह रहे हैं, वो ये है कि ये तथ्य जो है परस्पर मिक्स हो जाते हैं। हाँ तो इनका क्या करें Mix कि तो- लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ये तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सर ऐसे अगर नाम हम बैठ के ढूंढ भी लें तो बहुत नाम नहीं है सर। मुश्किल से कोई आप 4 पेज अगर एक बार आदमी पढ़ते हुए देख ले, इन चीजों में मैं दिक्कत में रहता हूँ। उन 4 पेजों के वो छोटे वाले जो स्टिकी नोट्स आते हैं उनको लेके सर मैं तो चिपका देता था जहां पे पढ़ता था उसके सामने। जब भी पढ़ने बैठो, भले वो 25 स्टिकी नोट्स भी हैं तो आपके सारे कंफ्यूजिंग नोट्स उन 25 में आ जाएंगे। फिर उसको डेली 5 मिनट में देख लो, फिर सर वो इतना कंफ्यूज नहीं करता। ये बात सही है मित्रों कि तथ्य आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन उसका तरीका महिपाल ने बताया। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल निश्चय ही इससे योगदान मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं लगातार अपडेट होता हूं अपने, मेरे जीवन का ये सूत्र है। वर्तमान में न केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग अपितु जो कई जो विविध आयोग हैं उनकी परीक्षाएं का पैटर्न जो है वो बदल रहा है, और अब तथ्यों का कहीं ना कहीं कम प्रयोग हो रहा है। हालांकि एक बहुत ही इसका भद्दा नमूना जो है हमें नेट में देखने को मिला अभी, जो कैंसिल भी हो गई, होनी भी चाहिए थी, है ना, जिसमें कम पंक्तियों का आरोही क्रम जमाओ अवरोही क्रम, ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तो चाहूंगा कि मुझे यदि कोई सुन रहा है संबंधित साथी इस रूप में, तो ये जरूर हमें करना चाहिए। कोई शिक्षक भी सुन रहा है तो जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो तथ्यों का पूछिएगा, लेकिन प्रश्न में यदि 100 प्रश्न है तो आप 10 प्रश्न तथ्यों का दोगे, समझ में आता है, लेकिन यदि 99 उसका दे दोगे तो ये विषय से हटने वाली बात हो जाएगी। तथ्यों की भी प्रासंगिकता भी देखनी चाहिए, तथ्यों की प्रासंगिकता भी देखनी चाहिए। कई बार तो मुझे यूं भी लगता है महिपाल कि ये क्यों रटा रहे हैं कि उसने इतने लिखे उसने इतने लिखे, उससे अच्छा तो ये है कि कोई पाठ्यक्रम जो है वो, ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम तो मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि जो है वो कुछ 150-200 हमें दे देंगे, ये वाली रचनाएं हैं, जहां से आएगा तो विद्यार्थी शायद उससे ज्यादा सीखेगा वो, साहित्य से ज्यादा है ना। मिलेगा भी। अब वो ठीक है कि 252 वैष्णव की वार्ता, 452 वैष्णव की वार्ता, वो हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन चलिएगा मित्रों, मैं आपका समय नहीं जो है जाया करूंगा, और मैं महिपाल को 5 से 6 मिनट का टाइम देता हूं। महिपाल क्या करेगा? मैं समझता हूं कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साहित्य को कैसे पढ़ें और कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए। मेरा फोकस साहित्य पे ज्यादा है, क्योंकि देखो साहित्य व्याकरण का उतना ही योगदान है जितना साहित्य का, उतना काव्यशास्त्र का भी योगदान है। प्रश्न भले ही कमाई ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजें कॉन्सेप्ट वाली है। साहित्य को हम ट्रिक से भी पढ़ें और अवधारणा के साथ भी पढ़ें, तथ्य भी, उनका समावेश किस प्रकार से हो जाए। तो महिपाल की क्या राय है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि साहित्य को हम पढ़े कैसे। मैं बिंदु लिख देता हूं, साहित्य को कैसे पढ़ें, साहित्य को कैसे पढ़ें, ठीक है। पुस्तकों की बात हो गई है, केवल इसमें पढ़ने का तरीका जो है वो विद्यार्थियों को बताना है कि आप इस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि सर ने सवाल लिखा है कि साहित्य को कैसे पढ़ें, और पुस्तकों पे हमने बात की। पुस्तकों का थोड़ा सा मैं आधार लेते हुए बात ये करूंगा कि हम इसको काल से शुरू करें। जैसे अगर हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो आदिकाल, तो किसी भी साहित्य को जब हम शुरू करते हैं, साहित्य के कालखंड को, तो हमें पहले तो उस कालखंड की पृष्ठभूमि और उसकी परिस्थितियां समझनी है कि अगर आदिकाल है और हिंदी साहित्य में जब हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते क्यों हैं। दूसरा, उसको पढ़ने के साथ साथ ऐसी कौन सी पृष्ठभूमियां थी जिन्होंने आदिकालीन साहित्य का निर्माण किया। तो एक तो हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि अगर हम कोई भी साहित्य का कालखंड पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी स्थितियां क्या रही, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कौन कौन सी स्थितियां थी जिन्होंने साहित्यकारों को इस प्रकार की रचनाएं या इस विशेष कालखंड में एक प्रकार की रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, जब हम कालखंड पढ़ते हैं, किसी भी साहित्य का जब हम कालखंड पढ़ेंगे तो हम फैक्टों पर तो आएंगे कि इस कालखंड में कौन से कवियों ने क्या लिखा, उनकी क्या रचनाएं थी, लेकिन उससे पहले हमें उस कालखंड की जो कोर थीम है उसको पकड़ना है। कि जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को हम मुख्यतः कुछ भागों में बांट देते हैं। एक रासो साहित्य मान लीजिए आप, दूसरा सिद्ध, फिर नाथ, जैन, और सिद्धनाथ, जैन, रासो, और उसके बाद आप लौकिक साहित्य। इस प्रकार से हम कुछ कालखंडों में बांट कर पढ़ेंगे साहित्य। फिर जब हम रासो के फैक्ट पढ़ने जाएंगे, उससे पहले हमें यह समझना है कि ये जो एक प्रवृत्ति है जिसमें हम बहुत सारे रचनाकारों को पढ़ते हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी चीजें जो इन्हें आपस में जोड़ती है।
ऐसी क्या चीजें हैं जो सब में कॉमन है। तो आप रासों में नाथ या सिद्ध सबको आप पढ़ेंगे उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर, तब आप साहित्य की आपकी समझ बनेगी कि अगर हमें पृथ्वीराज रासों के बारे में बात करनी है तो कुछ सामान्य चीजें हैं जो सभी रासों साहित्य के अंदर सामान्य रूप से हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम साहित्य के किसी भी कालखंड को पढ़ते हैं, विशेष रूप से जब हम साहित्य की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि पढ़नी है, उसके बाद उसकी प्रवृत्तियां जिसकी वजह से उसका ये नामकरण हुआ है और उसमें एक प्रकार की धारा के कवि उसमें लिख रहे हैं। जब हमने ये दो चीजें पढ़ ली, उसके बाद अब हमें फैक्टों पर आना है और हमें विशेष कवियों पर आना है जिन्होंने उस कालखंड में बहुत योगदान दिया। जैसे अगर हम रासों पढ़ें तो पृथ्वीराज रासों को अगर केंद्र में रखकर हम थोड़ा सा उसकी अवधारणा को देखें तो सारे रासों के बारे में हमारी एक सामान्य समझ बन जाएगी। सिद्धों में हम जब सरहप्पा के काव्य की प्रवृत्तियां पढ़ते हैं, सरहप्पा को समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि सिद्धों की कौन सी विशेषताएं थी जिस वजह से ये सारे रचनाकार, जिनको इतिहासकारों ने इस सिद्ध साहित्य के अंतर्गत रखा, नाथों के अंदर रखा, तो वो प्रवृत्तियों से जोड़ते हुए हमें विशेष रचनाकारों को पढ़ना है। उसके बाद जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है, हमें वो तथ्य भी याद करने हैं, क्योंकि हमारा जितना उद्देश्य साहित्य को समझने का है उसका हमें व्यवहारिक प्रयोग भी करना है परीक्षा को पास करते हुए। तो हमें तथ्य भी याद करने हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम तथ्यों पर रहेंगे तो वो तथ्य ही हमारे पास रहेंगे, हम बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएंगे या हमारी समझ नहीं बनेगी कि आदिकाल है तो आदिकाल क्यों है, आदिकाल की ऐसी कौन सी स्थितियां थी जिनकी वजह से आदिकाल उत्पन्न हुआ। फिर आदिकाल से भक्तिकाल अगर आता है तो भक्तिकाल क्यों आता है, जैसे शुक्ल जी कारण देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कारण देते हैं, तो उन कारणों की हमें इंटरप्रिटेशन भी करनी है। तो पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, जब हम किसी भी कालखंड को पढ़ते हैं, अब हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए सिर्फ आप पृष्ठभूमि या प्रवृत्तियां पढ़ते हैं, इतने से काम बनता नहीं है, आप उसकी आलोचना भी पढ़ेंगे, आलोचकों ने उसको किस रूप में देखा है, उसकी आलोचना क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। और जब आप आलोचना पढ़ते हैं तो उसमें आपका काव्य शास्त्र भी आ जाता है। कालखंड भले आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, उनको हम तीन आधारों पर ही पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र, जैसे हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल में भी, जब हम आधुनिक काल में अगर हम देखें तो भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग की ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी जो उसको विशेष बनाती है, जैसे राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व था, भाषा का द्वंद्व था। वो जो द्वंद्व है वो आगे जाकर जब द्विवेदी युग में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, क्यों वो द्वंद्व स्पष्ट होता है, उसे हमें परिस्थितियों से जोड़कर देखना पड़ेगा कि वहां पर गांधी जी आ जाते हैं पृष्ठभूमि में, देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज हमारे शोषक हैं। फिर किस प्रकार से वो अनुशासन की धारा और स्वच्छंदतावादी धाराएं दो बनी, तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण है, नैतिकता का कितना ज्यादा आग्रह है, इनको हम पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों के आधार पर पढ़ेंगे, तब हम उन काल के जो रचनाकार हैं उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो साहित्य को इस तरह से पढ़ना है। अच्छा, गद्य साहित्य जो है, इसमें मैं सीधा वहां ले चलता हूं क्योंकि बड़ा लंबा पार्ट है ये। गद्य साहित्य जो है उसको, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहानी भी है, यहाँ पर उपन्यास भी है, जीवनी भी है, संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी है, तो ये जो है उसको कैसे पढ़ना चाहिए? इसमें सर हमें, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कहानी का एक सामान्य विकास क्रम देखना है कि कहानी या कोई केंद्र में कौन है, उनके केंद्र में कौन है। जैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद पूर्व की कहानी होंगी, प्रेमचंद युगीन होंगी, प्रेमचंदोत्तर होंगी, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ये तो जो एक इतिहासकारों ने भी विभाजन किया है वो बहुत सुविधाजनक विभाजन है। उसमें जब हम प्रेमचंद पूर्व कहानियां पढ़ते हैं तो उसकी फिर से प्रवृत्तियां पकड़ लीजिए कि प्रेमचंद पूर्व कहानियां आदर्शवादी कहानियां हैं, समाज को संदेश देने वाली कहानियां हैं, नैतिकतावादी कहानियां, लेकिन उसमें यथार्थ बहुत कम है। जब प्रेमचंद युगीन कहानियां आ गई तो जो प्रेमचंद के साथ के लिखने वाले हैं वो लगभग यथार्थवादी लिख रहे हैं, लेकिन उनका यथार्थ कितना आदर्शात्मक है और कितना एकदम नग्न यथार्थ है। फिर प्रेमचंद बहुत यथार्थ लिखने लगे, बहुत कुछ समाज ही लिख रहे हैं, तो फिर समाज में फिर परिवर्तन आया कि मन को कौन लिखेगा। आप स्थूल चीजें लिखेंगे तो मन भी कहीं आएगा ना, व्यक्ति क्या फील कर रहा है, तो वहां से फिर मनोविश्लेषणवादी धारा निकली। तो गद्य विधा को पढ़ते हुए इसमें बहुत हिंदी कहानी के विकास के लिए मैं मधुरेश की किताब पढ़ने का नहीं बोलूंगा कि आप मधुरेश की किताब पढ़िए, कोई आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर गोपाल राय पढ़िए, मैंने सब लिख दिया जी सर, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक समझ होनी चाहिए कि हिंदी कहानी बढ़ी तो बढ़ी कैसे, द्विवेदी युग में हिंदी कहानी का उदय क्यों हुआ और अचानक से वो इतनी मुख्य विधा कैसे बन गई इतने कम समय में। ये सवाल जब आपके मस्तिष्क में आने लगेंगे तब आपकी साहित्य की समझ बनने लगेगी। और जैसे आप हिंदी कहानी और उपन्यास बहुत समानांतर विधाएं चलती हैं, तो आप इन दोनों को जोड़कर पढ़िए। प्रेमचंद इसके भी केंद्र में, उसके भी केंद्र में, इसमें प्रेमचंद पूर्व में जो प्रवृत्तियां वो उपन्यास में भी प्रवृत्तियां हैं। प्रेमचंद का जो युग है वो वही युग। अच्छा, इनका सन संवत कैसे याद करने के लिए तुमने कोई तरीका अपनाया था?
जैसे कैसे सर कोई कहानी है जी। कि दुलाई वाली आ गई, जी। तो उस कहानी का कोई या नहीं, अब एक इसमें- टोकरी भर मिट्टी हो गई। इसमें सर जैसे अगर मैं कहानी एक विधा को पेपर के ओरिएंटेशन में लेके चलूं हाँ। तो इसमें कुछ सवाल फिक्स हैं। अगर आप कहानी उपन्यास बस मैं पढ़ेंगे- यही लाना जी चाह सर, रहा था। हाँ, कहानी बिल्कुल। उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो पहली कहानी के सवाल हैं, तो उसमें 5 रचनाएं हैं जिनमें संदेह हैं, आप उन 5 को याद करिए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर प्रेमचंद पूर्व कहानी में कौन से 2 कहानीकार हैं जिनको हम तब भी मानते हैं, तो बस उनकी कहानियां पढ़ लीजिए। सारे फैक्ट आप नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि सवाल मोस्टली किससे आते हैं। जब सर मैं बोल रहा था कि 8 घंटे आप देंगे तो जरूरी है कि आप ये देखें कि सवाल किससे आ रहे हैं, सवालों की प्रवृत्ति पकड़ेंगे। अब प्रेमचंदोत्तर कहानी में आप देखेंगे तमाम कहानीकार हैं, लगभग 100 से 150, सबने 10-10, 15-15 कहानी संग्रह लिखे हैं। संभव ही नहीं है आप सब याद कर पाए, लेकिन इतनी समझ तो है कि जैसे प्रेमचंद है तो वो पूछे जाएंगे, प्रसाद है पूछे जाएंगे, यशपाल है वो पूछे जाएंगे, तो जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए। बाकी हर पेपर में 5 सवाल बाहर से आते हैं। चलिए मित्रों, ये महिपाल से इसलिए मैं आपके सामने रखवाया हूँ कि मुझे लगता है कि वैसे तो आप जो है प्रोफेसर साहब हो गए हैं, लेकिन अभी जो है वो क्योंकि छात्री हैं, एक छात्र आदर्श छात्र कैसा होना चाहिए आप समझ पा रहे हैं। मैं कोई शब्द यूज कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ किसी का, तो कोई कारण है कि आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है, वो किस प्रकार से अध्ययन करता है, उसकी समझ जो है वो कैसी होती है। एक चलते चलते और प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का, और वो प्रश्न ये है कि वर्तमान में पढ़ने का मोड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो परिवेश है, एक पुस्तक है। अब चूंकि गुरु के बिना तो भवसागर तैयार होता नहीं है, तो उसके लिए जो है वो कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता होती है। अब गुरु आजकल 2 रूप में उपलब्ध होते हैं, एक तो सोशल मीडिया जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐप, और एक ऑफलाइन। अब मुझे जो है ना वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, और एक सेल्फ, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर यदि यहाँ पर आत्मविश्वास है तो फिर ये कुछ नहीं है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में आप, और फिर तीसरी एक चीज और बात करेंगे, इसमें तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा अभी वर्तमान युग के अनुसार कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हमें चुनना चाहिए? अब सर जैसे ऑफलाइन, मैं तो सर कोचिंग में बहुत कम ऑफलाइन पढ़ा हूँ, मैंने तो कोचिंग ही नहीं ली है सर, लेकिन कुछ क्लासेस देखी मैंने यूट्यूब के थ्रू देखी हैं सर। आपको Online छोड़ दो, देखी। मैं अभी जी सर। वर्तमान का कह अब रहा सर हूं। वर्तमान की बात करूं तो जो व्यक्ति ऑफलाइन जाता है उसको ऑफलाइन में बहुत चीजों में और भी तो समय देना पड़ता है। आप दोस्त बनाते हैं, दोस्तों में डिस्टर्ब होते हैं, आपको ट्रेवल का टाइम लगता है, फिर वहां पर कभी गुरुजी लेट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन जब आप ऐप पर जाते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग है, वो ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो एक आज के टाइम में जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, हमारी जनरेशन के, हम लोग सर बहुत सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं। तो मैं तो सर ऐप वाला या ऑनलाइन को इसलिए भी प्राथमिकता दूंगा कि एक तो वो आपके अकॉर्डिंग है, दूसरा वो टाइम फ्रेंडली है। जब आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तब चीजें देख भी सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और दूसरा कि इसमें भी आपको लगभग सारी सुविधाएं मिलती है। सारी सुविधाएं भी मिलती है, आजकल आप तो डाउट जैसे वगैरह लाइव सब फ्रॉम कुछ पूछ क्लासरूम सकते वाली हैं। सिस्टम जी भी सर। चलता है, गुरु भी आप बदल सकते हैं, और सब पैसा भी कम लगता है मतलब है ना। budget शायद मैं friendly। इसलिए नहीं कि मैं ऑनलाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे मैं जानना चाहता था नहीं सर, जैसे कि ये जो है इसमें क्या। अब सर अगर सिर्फ ऑफलाइन का विकल्प होता तो ये कोरोना के समय में इतना प्रचलित नहीं होता, Yes। और कोरोना के बाद बंद हो जाता। लोगों ने इसको अडॉप्ट करा है क्योंकि वो अब जैसे बहुत सारी गृहिणियां हैं जिन पे ऑफलाइन आने की सुविधा नहीं है। जैसे मेरी बहन है, वो स्वयं पाठी के रूप में घर पे पढ़ रही हैं, दोनों बहनें, वो फाइनल ईयर में है और अभी वो कुछ कुछ करने के साथ अपना तैयारी कर रही है, तो वो ऑनलाइन ही पढ़ रही हैं। अब उनके पास, और ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन पे इतना विकल्प है ही नहीं कि वो हर जगह ऑफलाइन जा पाए, और हर जगह गुरु भी तो नहीं पहुंच पाते सर। बिल्कुल। चलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक अद्भुत साक्षात्कार रहा, उसके माध्यम से आप लोगों ने निश्चय ही बहुत सीखा है। जाते जाते महिपाल आप ही का भाई हैं, इसको प्रेम प्यार मिले, मैं ऐसा चाहता हूं, और ये जो है वो कोई संदेश कि क्या करना चाहिए, मतलब कोई 2 पंक्ति का, कि जीवन में क्या करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे साहिर लुधियानवी का ही शेर है, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, पद 37 आए, 35 आए, 30 आए, आपको एक सीट चाहिए, और आपने कुछ अपने लिए निर्धारित कर लिया है, तो फिर उसमें लग जाइए पूर्ण समर्पण के साथ, और फिर कोई विकल्प रखिए ही मत, द्वैत मत रखिए, पूरी तरह से लगेंगे तब आप सफल संशयात्मा विनश्यति, संशय में मत रहिएगा, किम करते विमूढ़ वाली स्थिति है मित्रों। देखिए हर व्यक्ति एक अलग डिजाइन है, मुझे लगता है ना कि ये बात सही है कि धरती पर कोई किसी का मिलन नहीं है। सब हमारा एक यदि उससे देखें डीएनए के अनुसार, तो एक नाखून का एक छोटा सा अंश भी किसी से नहीं मिलता। इसने बिल्कुल अलग बात कही कि ये किसी ने अभी तक नहीं कहा
कि संशय में मत रहिएगा। किम करते विमूढ़ जो स्थिति है वो जीवन में हमें निराश करती है, नीचे लेकर जाती है। जिस लक्ष्य को आपने चुना है वो आपका लक्ष्य है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिएगा, अपनी आत्म अनुशासन के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा आप सभी साथियों को, आप सब युवा वर्ग हैं, कि पढ़ने के लिए परीक्षा दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा चीज जो है मुझे लगता है आवश्यकता है कि ज्ञानात्मक दृष्टि से पढ़ें, अवबोधात्मक दृष्टि से पढ़ें। आप ये सोच करके पढ़िएगा कि मनुष्य जन्म मिला है मुझे, ये पशु के भाग्य में नहीं है कि मैं समझूं कि भारतेंदु युग की क्या प्रवृत्तियां थी। ये आपके भाग्य में है मित्रों, और इसको आप समझेंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। मिलूंगा साथियों कभी और किसी सफल अभ्यर्थी के साथ जिसका संवाद मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और प्रिय महिपाल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में सदैव आगे बढ़े और आगे बढ़ता रहे। ये एक ऊर्जास्वित युवा है। मैं चाहता हूं कि हमारा भारत जो है वो ऐसा ही हो। और शिक्षा का बड़ा जो है महत्व जीवन में होता है, और ये शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी साथियों को। नमस्ते, धन्यवाद।